Hello, my dear students. I am going to discuss the chapter Nationalism in Europe. In the 1789, we have already discussed in class 9th about the French Revolution. In 1789 हमारे यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया था. कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? फ्रांस में. तो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया 1789 में. और फ्रांस का जो राजा था लुईस 16 नाम का जो था राजा, उससे आज़ादी पाई थी 1789 में हमारे यहाँ के लोगों ने. तो फ्रांस में एक रेवोल्यूशन चल रहा था 1789 में. उसके बाद ये हमारा जो है फ्रांस, वो राजा से मुक्त हो गया था. मतलब वहाँ पर अब राजा का रूल ना चलकर वहाँ पर डेमोक्रेसी का रूल स्टार्ट हो गया था. ठीक है. तो वहाँ के लोग क्या कह रहे थे, हमको डेमोक्रेसी चाहिए, हमको डेमोक्रेसी चाहिए. तो उनको डेमोक्रेसी मिल गई. आफ्टर द लॉन्ग रेवोल्यूशन के बाद उनको ये आज़ादी मिल गई, क्योंकि राजा वहाँ का जो था वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था वहाँ की जनता को, और अपने ही लग्जरियस लाइफ, आरामदायक लाइफ जीने में लगा हुआ था. जनता की कोई केयर नहीं थी उसको. ठीक है. तो जब वहाँ जो चेंजेस आए थे वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, वहाँ के चेंजेस क्या आए थे कि यहाँ मतलब जो पावर थी ट्रांसफ़र फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल में चली गई थी. मतलब जितनी पावर थी वो सब कहाँ चली गई थी, हमारे मोनार्क के हाथ से. मोनार्क मतलब ये राजा के हाथ से सब चली गई थी, जनता के पास चली गई थी. ठीक है. न्यू फ्लैग आ गया था फ्रांस का. देखिए फ्रांस का न्यू फ्लैग आ गया था जो वहाँ के लोगों ने बनाया था. फ्रांस बिकेम अ नेशनल लैंग्वेज, और वहाँ की लैंग्वेज को, फ्रांस को एक नेशनल लैंग्वेज बनाया गया. न्यू नेशनल एंथम कंपोज, एक नया नेशनल एंथम आया. एंड ओथ टेकन, और देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जब नया बना तो उसके साथ एक नई कसम ली गई, न्यू ओथ ली गई. ठीक है. स्टेट जनरल भी वहाँ पर इलेक्ट हुए बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली, और उसका नाम रखा है, उसका नीड दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रख दिया. ठीक है. तो स्टेट जनरल वहाँ पर आ गई थी. ये सब सारे चेंजेस जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुए थे, या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब कह सकते हैं कि हमारा जब फ्रांस रिलीज़ हुआ था, कहाँ से आज़ाद हुआ था राजा के रूल से, तो उसके बाद ये सब चेंजेस आए थे. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर अबॉलिश्ड. जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थे वो सबको अबॉलिश कर दिया गया था. मतलब कि किसी भी सामान को एक अपने ही फ्रांस में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर टैक्स पड़ता था, उसको उन्होंने हटा दिया था. तो कस्टम ड्यूटीज़ ये एक तरह से समझ लो ऐसा है रूल कि अपने ही घर में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर आपको रोका जाए, ये कुछ ऐसा था. तो इसीलिए ये कस्टम ड्यूटीज़ वाला जो था अपने ही देश में सामान को इधर से उधर ले जाने में रोक रहे थे, मतलब टैक्स लगा रहे थे. तो अब ये टैक्स अबॉलिश कर दिया गया था. ठीक है. और कह रहे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, हमारे तीन तरह के हमारे जो सोसाइटी थी वो तीन लेवल में डिवाइड हो चुकी थी. मतलब ऑलरेडी डिवाइडेड थी, जिसमें नोबल थे, क्लर्जी थे, कॉमन पीपल का अलग लेवल था. ठीक है. जो थर्ड स्टेट है इसमें कॉमन पीपल आते थे, और इसी से स्टेट जनरल बनाई गई थी. ठीक है. स्टेट जनरल जो कि इस पूरे स्टेट जनरल को पूरे लोगों ने इसको इलेक्ट किया था, ताकि हमारे ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रूल कर सके हम पे. ठीक है. तो एक तरह से डेमोक्रेसी यहाँ पर आ चुकी थी. लेकिन फिर आगे फर्दर देखते हैं क्या हुआ. फिर 7 था नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब जो फ्रांस है वो कहाँ पर है? फ्रांस जो है वो यूरोप में है. फ्रांस कहाँ है? यूरोप. और यूरोप का अगर आपको इस पिक्चर में देखोगे तो यूरोप हमारा यहाँ मिलेगा आपको, ये यूरोप का पूरा पार्ट है. तो यूरोप में उन्होंने कहा था कि यूरोप में इसलिए रखे, फ्रांस जो है जगह यूरोप की है, और फ्रांस ने कहा कि ये आइडिया हम सिर्फ यहाँ नहीं रखेंगे, पूरे यूरोप भर में फैला देंगे, तभी तो नेशनलिज्म इन यूरोप फैलेगा. चैप्टर जो है वो है नेशनलिज्म इन यूरोप, लेकिन शुरुआत कहाँ हुई? फ्रांस में. तो फ्रांस से तो यूरोप के दूसरे पार्ट में भी ये रेवोल्यूशन फैलेगा. तो नेशनलिज्म जो था वो यूरोप के दूसरे पार्ट में भी फैलने लगा. तो लिखा था नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय द फ्रेंच आर्मीज़, और फ्रेंच आर्मीज़ ने इस आइडियाज़ को अब्रॉड ले जाना शुरू कर दिया. कुछ हमारे फिलोसफर्स थे, उन्होंने भी इस आइडियाज़ को प्रोपोगेट किया, लोगों तक पहुँचाया यूरोप के दूसरे पार्ट में. ठीक है. अब डेमोक्रेसी आ गई, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी चल रही, सब कुछ चल रहा है. लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये डेमोक्रेसी अबाउट टू एंड, ये डेमोक्रेसी ख़त्म होने वाली थी. ठीक है. डेमोक्रेसी पे खतरा था. किससे खतरा था? नेपोलियन से. ठीक है. नेपोलियन जो था 1799 में आया. ठीक है. और उसने स्टेट जनरल को हटाकर, क्योंकि स्टेट जनरल जो थे आपस में ही लड़ती रहती थी तो स्टेबल नहीं थी, उसका फ़ायदा नेपोलियन ने उठा लिया, और 1719 से 1850 तक इसने रूल किया वहाँ पर फ्रांस में. ठीक है. और लेकर के आया सिविल कोड लेकर आया. सिविल कोड क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिविल कोड क्या होता है. ठीक है. सिविल कोड क्या थे हमारे. ठीक है. उसमें वहाँ के जो फिर उसने जब वो आया था उसने कई सारे सिस्टम अबॉलिश कर दिए थे. जैसे कि वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, वहाँ का फेडरल सिस्टम वॉज अबॉलिश, वहाँ का फेडरल सिस्टम अबॉलिश कर दिया था उसने.
क्या था, पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, जो वहाँ के पीजेंट्स हैं उनको सर्फडम साधन, सर्फडम मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ, उसमें सोसाइटी में कई डिवीजन थे कि ये इस लेवल में आते हैं, इस लेवल पे, चीज़ उसको वहाँ पर खत्म कर दी थी। फेडरल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड, फेडरल मतलब कि जो जमींदारी सिस्टम था, जमींदार के अंदर जमीन थी, जमीन फिर पीजेंट्स को मिलती थी काम करने के लिए, सब चीज़ें जो थी उसने वहाँ पर खत्म कर दी थी। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, ठीक है, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेडिंग के ऊपर, तो वो सारे रिस्ट्रिक्शंस भी इसने हटा दिए थे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको भी इसने काफ़ी इंप्रूव कर दिया था, ठीक है। इन सब के अलावा जो हमारा कह सकते हैं कि ये था राजा था हमारा, इसने और भी कुछ अच्छे काम किए थे, जैसे कि देखिए लिखा है पहला इसका पार्ट आप देख सकते हो, लिखा है एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए, सभी के साथ कह सकते हैं इक्वलिटी थी, लॉ जो है सबके लिए बराबर था, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग नहीं था। राइट टू प्रॉपर्टी, सभी के पास प्रॉपर्टी होने का हक, मतलब सभी को प्रॉपर्टी अपनी दी जाएगी जिससे लोग अपना गुजारा बसारा कर सके, तो राइट टू प्रॉपर्टी भी सबको मिली। फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड, बताया मैंने, फ्यूडल सिस्टम जो थे वो अबॉलिश कर दी गई थी। ये सारी चीज़ें जो थी यहाँ पर फ्रांस में आ गई। जैसे ही ऐसा किया नेपोलियन ने, नेपोलियन बन गया सुपर हीरो वहाँ का, कह भाई हम तो सुपर हीरो है, हमारे लिए सब कुछ अच्छा कर दिया, तो मसीहा बन के आया है, नेपोलियन हमारा मसीहा है। लेकिन मसीहा ज़्यादा देर तक रहा नहीं, क्या हुआ, धीरे धीरे उसको लोगों को इसमें ड्रॉबैक भी दिखने शुरू हो गए। नेपोलियन के रूल में क्या ड्रॉबैक देखने को मिला, इनकम टैक्स, इसने इनकम टैक्स, इसने इंक्रीज टैक्स, मतलब लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया था इसने। सेंसरशिप वर इम्पोज, मतलब कि नेपोलियन के अगेंस्ट कोई भी गलत बात कहेगा, कोई गलत बात बोलेगा तो उसको जेल हो जाएगी, कोई छाप नहीं सकता, कोई भी प्रिंटिंग नहीं कर सकता, तो सेंसरशिप इसमें इम्पोज कर दी गई थी, नेपोलियन ने रूल निकाला था ये। फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मीज, और जबरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करा रहा था कौन, नेपोलियन, ताकि फ्रेंच आर्मी बहुत बड़ी हो जाए और वो अपना सपना पूरा कर सके। क्या सपना था उसका, कि पूरे के पूरे यूरोप पे वो कब्जा करना चाहता था, ये उसका प्लान था, ठीक है, कि पूरा यूरोप मेरा हो जाए, तो ये इसका प्लान था। तो ये जो हमने देखा है कि फ्रांस में, मतलब कहते हैं यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, तो ये सारे चेंजेस जो थे 1799 के बाद, 1789 के बाद ये सब चीज़ें आना शुरू हो गई थी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है नो नेशन स्टेट मिड 18th सेंचुरी में, दिख रहा है कि हमारा, हम लोग बात कर रहे थे कि जो 1815 में हमारा नेपोलियन का रूल ख़त्म हुआ, इसके आगे हमको डिस्कस करना, लेकिन उसके लिए पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा 1750 से, क्योंकि 1750 से ही 1815 तक नेपोलियन का रूल चला, तो पहले डिस्कस करना क्या चल रहा था, तभी तो उसके आगे का डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि देखिए 1750 में लिखा है मिड 19th सेंचुरी, मतलब 1750 मतलब मिड 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था, कोई भी नो नेशन स्टेट, नेशन स्टेट का कोई भी आइडिया यहाँ पर चलता नहीं था। नेशन स्टेट का आइडिया क्या होता है, नेशन स्टेट का आइडिया क्या होता है कि जहाँ पर कोई भी चीज़ हो, वहाँ की लैंग्वेज सेम हो, वहाँ की हिस्ट्री सेम हो, मतलब जो हमारा इतिहास एक हो, वहाँ की भाषा पूरे राज्य भर में एक ही भाषा बोली जाती हो, एक ही तरह का ट्रेडिशन फॉलो करते हो, बोलचाल का, रहने सहन का, ठीक है। गवर्नमेंट जो है विद एग्रीमेंट वहाँ पर बनी हो फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, उस वहाँ की कंट्री से एग्रीमेंट से वहाँ की गवर्नमेंट बनी हो, उनकी सहमति से वहाँ गवर्नमेंट बनी हो, ऐसी जगह को बोलते हैं नेशन स्टेट। लेकिन हुआ क्या, जो हमारा जगह थी हैब्सबर्ग एम्पायर में क्या था, एक फ्रेंच भाषा बोली जाती थी, इटालियन लोग भी रहते थे, इटालियन भाषा बोली जाती थी, जर्मन लोग भी रहते थे और जर्मन भाषा बोलते थे। तो इतनी एक जगह पर 3 तरह के लोग रहने वाले, उनके 3 तरह के ट्रेडिशन, 3 तरह के उनके हिस्ट्री है। तो ऐसे में एक जगह एक पर्टिकुलर 3 लोगों को एक ही हिस्ट्री में बांटना, एक ही हिस्ट्री शेयर करना, उनकी एक ही भाषा कर देना बहुत मुश्किल चीज़ थी। तो यहाँ पर नेशन स्टेट का मतलब ये चीज़ होता है, लेकिन ये नेशन स्टेट इस ऐसी जगहों पर कैसे लाया जाए, और ये नेशन स्टेट का थॉट लाया कौन, ये आया कहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा आगे कि क्या है, किस तरह से ये हमारा आइडिया आया। तो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट आया कहाँ से, ठीक है। तो यूरोप की बात हो रही है। यूरोप में जो तो कह रहे हैं सबसे पहले 3 तरह की सोसाइटी थी, 3 तरह की सोसाइटी में लोग हुआ करते थे। एक जो बिल्कुल रिच हुआ करते थे, बहुत रिच हुआ करते थे, उनको एरिस्टोक्रेट बोलते थे, जो कि किंग से रिलेट करते थे, किंग के दरबार में हो रहते थे, और उनके पास बहुत सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो लैंड ओन क्लास, इसमें बहुत सारी लैंड हुआ करती थी इनके पास। स्पीक्स फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा बोलते थे। स्मॉल ग्रुप्स में ये लोग रहते थे, मतलब कि जो अमीर लोगों की जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी। फैमिली जो थी आपस में जुड़ी हुई थी बाय द मैरिज, मतलब कि ये अपने ही क्लास में ही मैरिज करते थे एक दूसरे से, और ये जो बहुत ही कम लोग थे, तो सारे के सारे रिच लोग कहीं ना कहीं आपस में रिश्तेदारी से जुड़े हुए थे। और साथ ही साथ हम देख रहे थे यहाँ पर यूनाइटेड इन कॉमन वे ऑफ लाइफ, और सबकी जो वे ऑफ लाइफ थी, इनके जीने का तरीका था, इनका रहन सहन था, सब एक जैसे था। तो एरिस्टोक्रेट थे वो आपस में एक ग्रुप बनाकर रहते थे। दूसरे थे पीजेंट्री, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्री में आती थी, जिनके पास लैंड नहीं होती थी, क्योंकि सारी लैंड एरिस्टोक्रेट के पास होती थी। तो जो इनके पास लैंड है नहीं,
तो लुक्ड आफ्टर एरिस्टोक्रेसी, ये जो पीजेंट्री लोग थे ये एरिस्टोक्रेट की लैंड को देखभाल करते थे और उन्हीं की ज़मीन पर ये काम करते थे। तो पीजेंट्री हो गई जो वो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं होती हो और वो जाकर काम करते हैं एरिस्टोक्रेट की ज़मीन पर, ठीक है। मिडिल क्लास जो होता है वो क्या है, मिडिल क्लास में वो लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, पीजेंट्री में मान लीजिए थे वो लोग ट्रेड बिजनेस करते थे, पीजेंट थे लेकिन वो ट्रेड बिजनेस करते थे, उनके पास खुद की लैंड नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने बिजनेस काम किया और बिजनेस काम करते करते उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ और वो थोड़े से रिच हो गए। तो इतने रिच नहीं हुए जितने ये लोग थे एरिस्टोक्रेट वाले लोग थे, ये अल्ट्रा रिच है, बहुत रिच है, लेकिन ये थोड़े से रिच हो गए। तो अब ये ना पीजेंट वाले रैंक में रहे ना एरिस्टोक्रेट वाले रैंक में रहे, एक अलग क्लास आ गया, उसको बोलते हैं मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास जो था ये होते कौन थे, जैसे कि डॉक्टर हो गए, उनकी अच्छी इनकम हुआ करती थी, बिजनेसमैन हो गए, ट्रेडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, है ना, डॉक्टर इंजीनियर सब टीचर्स हो गए, ये सब मिडिल क्लास में आने लगे। तो फिर क्या हुआ, तो जो हमारे मिडिल क्लास थे इनके बीच में एक आइडिया पनपा, उस आइडिया का नाम था नेशनल स्टेट। यहीं पर आया ये नेशनल स्टेट का कॉन्सेप्ट कि एक नेशन होना चाहिए, एक राज्य होना चाहिए जहाँ सब आपस में एकता में रहें, उनकी भाषा एक हो, उनका कल्चर एक हो, उनका हिस्ट्री एक हो, सब कुछ कॉमन हो और हम लोग मिलजुल कर एक एकता से रहेंगे ताकि हम लोग मजबूती से अपना काम कर पाएँ और हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इनकी लिबरल नेशनलिज्म थे, लिबरल मतलब कि जहाँ पर फ्रीडम हो और सभी लोग इक्वालिटी से रहते हों, तो फ्रीडम हो और इनकी इक्वालिटी हो, ये इस थॉट वाला इन्होंने एक आइडिया पहली बार मिडिल क्लास में आया। फिर था कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, ये सब चाहते थे कि नेशनल स्टेट में कॉमन हो जाए। तो कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री को कॉमन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि एक जगह पर पहले देखा, जैसे मैंने बताया हैब्सबर्ग एम्पायर में 3 तरह के लोग रहे, 3 डायनेस्टी के लोग हैं, बहुत ज़्यादा डिवीज़न है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी में उन सबको मिलाना, जैसे हमारे इंडिया में कितने तरह के लोग रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पंजाबी है, इतने सारे तरह के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। तो इतने तरह के लोग रहते हैं तो उनको हम कैसे मिलाएंगे, इस तरह के यूनिटी के इतने ज़्यादा लोग हमारे यहाँ, तो उसको कैसे यूनाइट करेंगे। तो जब ज़्यादा तरह के लोग रहते हैं एक ही जगह पर, तो उनको यूनाइट करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये टास्क कैसे करेंगे हम लोग, ये टास्क हुआ फ्रांस में हुआ, जर्मनी में भी हुआ, सब इटाली में भी हुआ। तो ये पूरे यूरोप में ये एक सीक्वेंस शुरू हो गई, एक जगह शुरू हो जाता था। आपको बताया था मैंने, यूरोप में कुछ चीज़ शुरू होती थी तो एक जगह शुरू हुई तो पूरे यूरोप में फैल जाया करती थी। तो यूनिटी वाला दौर भी फिर आया, नेशनल स्टेट वाला दौर भी आया और फिर पूरे हमारे जो यूरोप में ये नेशनल स्टेट कॉन्सेप्ट दौड़ गया, तो सभी जगह पर नेशनल स्टेट होने लगा फिर। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे आगे चीज़ हुई, उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर है लिबरल नेशनलिज्म। तो बताया मैंने आपको कि क्या हुआ, तो जब हमारा लिबरल नेशनलिज्म यहाँ पर शुरू हो गया, तो उस लिबरल नेशनलिज्म में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, एक ऐसी जगह जहाँ पर सभी इंडिविजुअल को फ्रीडम हो, आज़ादी हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी को लॉ के सामने इक्वालिटी हो, एक नियम बने, एक कानून बने और उस नियम कानून सबके लिए बराबर हो, ये नहीं कि रिच के लिए अलग हो और पुअर के लिए अलग हो। गवर्नमेंट विद पीपुल एग्रीमेंट, गवर्नमेंट बने कोई लोगों के सहमति से बने, उनकी इच्छा से बने। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, रूल एंड क्लरिकल प्रिविलेज, कहने मतलब है कि जो ये राजा वाला राजा बनेगा, राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, तो ये सब सिस्टम हट जाए और साथ ही साथ जो जितने भी हमारे जो ये एरिस्टोक्रेट लोग थे इनको प्रिविलेज मिलता था। प्रिविलेज मतलब कि कुछ एडवांटेज, जैसे कि टैक्स ना देना, है ना, कोई भी, और टैक्स बल्कि उनको टैक्स लेने का अधिकार था, देने का नहीं था। तो इस तरह के प्रिविलेज इनको मिले हुए थे, बाय बर्थ बहुत सारे प्रिविलेज मिले थे, वो इनसे हटा दिया जाए, सबको बराबर से मिले प्रिविलेज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन बने, देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, सबके सहमति से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी लोगों को पालन करना होगा, नियम का पालन करना होगा और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बना लेंगे, जो कि हम इलेक्शन देंगे, इलेक्शन करेंगे और वोट करके वो लोग यहाँ पर आकर पार्लियामेंट में बैठकर अपना हमारे गवर्नमेंट को चलाएंगे हमारे हिसाब से। ये चीज़ें सब जो होती है वो हमारी कहाँ की होती है, लिबरल नेशनलिज्म सोच है। ये पहली बार हमारा कहाँ पर आया, यूरोप में आया। तो ये पहली बार कहाँ पर है, यूरोप में। ये हमारे यहाँ आजकल है, सब जगह पर लिबरल नेशनलिज्म चलता है, लेकिन उस वक्त ये पहली बार यहाँ पर आया था, तब तो ये लागू भी नहीं हुआ था, सिर्फ सोच थी उस वक्त। तो सोच से ये लागू होने तक की सफ़र जो है बहुत ही बड़ा सफ़र है और इंटरेस्टिंग भी है। देखा है 2 आइडियाज़ ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे उनके बीच में 2 आइडिया है। एक तो पहली बात कि नेशनल यूनिटी, मैंने बताया आपको कि नेशन जो है वो यूनाइट हो जाए, जहाँ पर लैंग्वेज सेम हो, ट्रेडिशन सेम हो, हिस्ट्री सेम हो, है ना, कल्चर सेम हो।
दूसरा लिबरल नेशनलिज्म, मतलब कि सभी को आज़ादी हो, अपनी गवर्नमेंट चूज़ करने का, वोट देने का हक हो, ये सब चीज़ें होती हैं लिबरल नेशनलिज्म में, इक्वालिटी हो। तो ये दो आइडिया मिडिल क्लास में आए थे, हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास में। उसकी दो दिक्कतें आ रही थी। दिक्कत क्या आ रही थी? ओनली मैन एंड अबव 21 वॉज अलाउड टू वोट। जब ये लिबरल नेशनलिज्म आया तो इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ क्या मिला? सिर्फ मैन को वोट करने को मिला। वुमेन को तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैन को मिला वो भी वो वाले मैन जिनके पास क्या है, जिनके पास लैंड हो, प्रॉपर्टी हो। ओनली अबव 21 वॉज अलाउड, 21 एज वालों को अलाउड था जो कि टैक्स पे करते हों, उनको एक्टिव सिटीजन बोलते थे, उन्हीं को खाली हक था वोट देने का। वुमेन को तो वो भी नहीं था। स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो क्या थे हमारे, इनको हटाने थे। टू प्रॉब्लम थी, जगह से जगह जो थी वो क्या कह सकते हैं कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी। एक जगह से दूसरी जगह जाएगा सामान तो उस पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, पहले वो टैक्स पे करो तब तुम्हारा ट्रेड हो पाएगा। तो ये ट्रेड बैरियर को ये हटाना चाहते थे। तो दो समस्याएँ थी, एक तो वोट देने का हक सभी को नहीं था, दूसरा ट्रेड बैरियर बहुत लगा हुआ था। तो इस वक्त दो समस्याएं थी। एक कॉमन लेवल पे देखा जाए तो इक्वालिटी की समस्या थी, सबको बराबरी नहीं थी। देखो यहाँ पर वोट देने का हक सबको मिला ही नहीं, मतलब कि कॉमन लोगों में दिक्कत देखी जाए तो वो वोट देने का हक था, मतलब सबको बराबरी से अधिकार नहीं मिला था। दूसरी जो दिक्कत थी वो इकोनॉमिकल लेवल की थी। वो क्या थी? ट्रेड के मामले में दिक्कत आती थी। तो दो दिक्कत तो थी, इनको दूर कैसे किया गया? 1834 में कस्टम यूनियन जो थी फॉर्म हुई, कस्टम यूनियन फॉर्म हुई। कस्टम यूनियन एक तरह का ग्रुप बना जिसका नाम था जोल्वेरियन ने क्या किया था, जो उसको स्टार्ट किया था प्रूशिया ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था। और उसके बाद धीमे धीमे जोल्वेरियन ग्रुप में काफ़ी लोग जाकर ज्वाइन होने लगे थे। ग्रुप में जाकर काफ़ी लोग क्या हो गए, ज्वाइन हो गए ग्रुप में, क्योंकि उनको इस जोल्वेरियन का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। इनका कॉन्सेप्ट क्या था? एबॉलिश द ट्रेड बैरियर, सारे ट्रेड बैरियर ख़त्म कर दिया कि कोई ट्रेड बैरियर नहीं रहेगा, जहाँ बिजनेस जहाँ करना चाहो कर दो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 3। उस वक्त अलग अलग राज्य थे, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग करेंसी चलती थी, इतनी सारी करेंसी हुआ करती थी। तो उसको रिड्यूस करके सिर्फ 2 करेंसी कर दी कि सिर्फ राज्य में से 2 करेंसी चलेगी, 2 तरह की बस। 30 से रिड्यूस होकर करेंसी कितनी बन गई? 2। तो ये सारे जो बदलाव हो रहे थे 1834 तक, ऐसा बदलाव हमारे यहाँ पर हो गए थे। तो हम बात करेंगे आगे वीडियो में कि 1815 के बाद आखिर क्या हुआ। तो ये वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और आप लोगों को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। बाकी बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको बताया गया, आप इसको सिर्फ ध्यान से सुनिए, बुक से एक बार रीडिंग लगा लीजिए NCERT बुक से, और आगे फर्दर वीडियोज़ में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड मच अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ अ नेशनलिज्म इन यूरोप, बट वी हैव डिस्कस्ड टिल 1815, means we have discussed from 1789 to 1815, but we have to discuss now further after 1815. What does it happen in Europe after 1815? Okay, so after 1815 what is happened here? You can you know already that he is a Napoleon. Okay, he is a Napoleon. तो नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन के बारे में सब जानते हैं कि नेपोलियन जो था वो उसने सबसे पहले हमारे जो यूरोप था, जहाँ फ्रांस बोलते हैं, फ्रांस में क्या हुआ था 1789 में यहाँ पर हमारा जो है डेमोक्रेसी चलती थी, लेकिन 1799 में कौन आ गया? हमारे ये नेपोलियन आ गया। तो नेपोलियन ने क्या किया, यहाँ पर डेमोक्रेसी को अपने अंडर लेकर उसको अच्छे से रन कराना शुरू कर दिया। काफ़ी साल तक उन्होंने बहुत अच्छा किया। उसके बाद फर्दर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि नेपोलियन जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही कह सकते हैं सोचने लगा, और उसने सोचा कि लॉ पूरे यूरोप पर ही कब्जा कर लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे उसकी जो पॉलिसी थी वो एक तरह से अपनी कंट्री डेवलप के अलावा कंट्री एक्सपेंशन की तरफ बढ़ गई। वो कंट्री को एक्सपेंड करना चाहता था, और फिर उसने अपनी कंट्री पर ध्यान नहीं दिया। लोग फिर से इनसे नाराज़ होने लगे। बहुत सारा पैसा ये आर्मी और वॉर में खर्च कर रहा था, काफ़ी लोग मर रहे थे, तो लोग अब इनसे नाराज़ होने लगे थे। ठीक है, तो हुआ क्या, जब इसने स्टार्ट किया था वॉर, तो वॉर किससे स्टार्ट कर दिया? जब एक बार बैटल चली थी, बैटल ऑफ वाटरलू। तो बैटल ऑफ वाटरलू में क्या था, यहाँ पर थे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, 4 लोग जो थे ये इनसे इसकी फ़ाइट हो गई थी बैटल ऑफ वाटरलू में। ठीक है, इस बैटल ऑफ वाटरलू में क्या हुआ, इनसे फ़ाइट हो गई। फाइट में क्या हुआ, इनसे वॉर में क्या हुआ, ये हार गया। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पर हार गया, इसका निशाना चूक गया। ठीक है, इसका निशाना चूक गया, लेकिन इनका निशाना लग गया और इसको
ये वाटरलू में हार गया। तो ये बैटल ऑफ वाटरलू थी, इस पे ये हार गया और फाइनली इसका जो रूल था 1815 में वो ख़त्म हो गया। जैसे ही ये रूल 1815 में ख़त्म हुआ, फिर क्या हुआ, यहाँ पर कंजर्वेटिज़म की बात चलने लगी। क्योंकि बताया था मैंने, कंजर्वेटिज़म वो लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि पुराना जो सिस्टम है, पुरानी जो चीज़ें थी जैसे राजा राजाओं का सिस्टम, पुरानी डायनेस्टी आ जाए, ये सब चीज़ें वो चाहते थे। ठीक है, तो कंजर्वेटिज़म में यही चीज़ होने लगी थी। मैं प्रिजर्व करना था उनको, मोनार्की को चाहते थे कि दोबारा से राजा का सिस्टम आ जाए, चर्च पावर अपने कंट्रोल में ले लें, सोशल हायरची जो है वो दोबारा से आ जाए। सोशल हायरची मतलब जैसे कि सोसाइटी में डिवीज़न थे, पहले जो सबसे टॉप लेवल पे थे राजा, उसके बाद थे राजा के बाद आते थे हमारे उनके जो दरबार के लोग होते थे, नोबल्स लोग बोलते थे, फिर चर्च आता था, उसके बाद सब नीचे पीजेंट, गरीब लोग, सभी लोग आते थे। ये सोशल हायरची पहले बनी हुई थी, तो ये सिस्टम को वो दोबारा लाना चाहते थे, कंजर्वेटिज़म। जैसे ही वो हार गया, हमारा क्या बोलते हैं, नेपोलियन हार गया, वैसे ही ये कंजर्वेटिज़म दोबारा आना शुरू हो गई। ठीक है, कंजर्वेटिज़म में चाहते थे कि पुरानी चीज़ें दोबारा आ जाए, नई चीज़ें ज़्यादा ना आए। नो क्रिटिज़म एंड डिसएग्रीमेंट। और इसमें क्या होता है फिर कोई भी इनको क्रिटिसाइज़, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। कंजर्वेटिज़म में क्या होता है, राजा को आप कुछ भी कह नहीं सकते हो, उसकी हर बात को आपको मानना पड़ेगा, नो चॉइस, बट वी हैव टू फॉलो। दूसरा थर्ड यहाँ पर क्या आ गया, सेंसरशिप आ गई। मतलब कि राजा के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी आप ऊट पटांग नहीं छाप सकते हो, ना बोल सकते हो। अगर जो आपने किया तो इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया था, जैसे ही हमारा ये रूल ख़त्म हुआ तो ये हुआ कि जो हमारे जितने भी कंजर्वेटिज़म आ गया, तो कंजर्वेटिज़म आ गया दोबारा से। यहाँ के जो हमारे नेशनलिस्ट लोग थे, जो हमारे लिबरल थे, जो लिबरल सोच रखते थे, लिबरलिज्म क्या था यहाँ पर, जो चाहते थे कि देश आज़ाद रहे, राजा राजाओं के चक्करों में ना पड़े, देश डेवलपमेंट करे, नई नई चीज़ें यहाँ पर आए। तो लिबरल लोग ये चाहते थे, लेकिन कंजर्वेटिज़म चाहते थे कि ना आए। तो उन्हीं के बीच में, दोनों के बीच में लड़ाई फिर से दोबारा शुरू हो गई। तो 1815 के बाद दोबारा लड़ाई इन दोनों के बीच में शुरू हो गई थी। क्योंकि हमें मालूम था कि जैसे ही ये वॉर ख़त्म हो तो ट्रीटी ऑफ वियना आ गई थी। ट्रीटी ऑफ वियना मतलब कि जब वॉर होती है तो उसके बाद आपको कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, जो कंट्री हार जाती है उसको एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। तो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हो गई। ट्रीटी ऑफ वियना जो थी उसमें क्या हुआ, ये कहाँ रखी गई थी, ये हमारी थी, ये वियना एक जगह है वहाँ पर रखी गई थी। और इसको जो होस्ट करने वाले थे वो ड्यूक मेटरनिच नाम का एक पर्सन था, जिसने उसको होस्ट किया मीटिंग को। ठीक है, इसमें यह डिसाइड हुआ कि जो बर्बन डायनेस्टी है दोबारा से रिस्टोर करी जाए फ्रांस में, मतलब कि राजा राजाओं वाला सिस्टम जो था दोबारा से शुरू कर दिया जाए। क्योंकि लुई 16 जो था राजा था वो भी बर्बन डायनेस्टी का था। स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के चारों तरफ बाउंड्रीज बना दी गई और वहाँ पर स्टेट्स, दोबारा से स्टेट्स को वहाँ पर नए नए स्टेट्स बना दिए गए ताकि जो है ये फ्रांस एक्सपैंड ना कर पाए। ठीक है, इसका एक्सपेंशन रुक जाए फ्यूचर में। रशिया जो था, प्रूशिया गॉट सम इंपॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न। प्रूशिया को वेस्ट की बाउंड्रीज मिल गई, मतलब प्रूशिया को कुछ मिल गया, प्रूशिया को वेस्ट की बाउंड्रीज मिल गई, वेस्टर्न साइड की। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर था नॉर्दर्न इटाली। जो हमारा जो ऑस्ट्रिया था उसको नॉर्थ इटाली वाला पार्ट मिल गया था। रशिया को गॉट पोलैंड, रशिया को क्या मिला, पोलैंड वाला पार्ट मिल गया। ब्रिटेन को कुछ नहीं मिला यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब लोगों ने आपस में ये सारे पार्ट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और ये चीज़ था कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स विच हैड बीन सेटअप बाय द नेपोलियन ने बनाई थी। कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट जो थी, नई 39 स्टेट जो नेपोलियन ने बनाई थी, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया, इसको अनटच रखा गया, खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको बने रहने दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो कहते हैं हमारे नेपोलियन के हारने के बाद, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद ट्रीटी ऑफ वियना फ्रांस से साइन करा ली गई थी। उसके एग्रीमेंट्स फॉलोइंग ये आपके सामने 1 2 3 4 5 6 जो है यही है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो रेवोल्यूशनरीज थे वो तो चुप बैठने वाले नहीं थे। कह रहे यार हमारा जो सिस्टम था वो वाला लिबरल वाला वो इतना अच्छा था। ये रेवोल्यूशनरीज जो थे दोबारा से अपनी आवाज़ उठाने लगे, कह रहे कि ये सिस्टम बेकार है और इसमें हमारा साथ इक्वालिटी नहीं होती। तो सीक्रेट सोसाइटी जो थी वो बनने लगी थी, मतलब कि क्योंकि ओपन में सब कुछ बनना तो मना था, तो सीक्रेट ग्रुप बनने थे ताकि उसको ऑर्गेनाइज करके आंदोलन किया जा सके। तो एम ये रखा गया था कि स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ताकि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को फैलाया जाए। अपोज मोनार्की, राजा राजाओं को और उनके सिस्टम को अपोज किया जाए। वांटेड फ्रीडम एंड ऑटोक्रेटिक रूल, चाहते थे कि वांटेड फ्रीडम, उनको आज़ादी चाहिए थी और ऑटोक्रेटिक रूल को वो ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, नेशनल स्टेट जो थी, नेशन स्टेट वाली कॉन्सेप्ट, जिसमें एक ऐसा राज्य बना दिया जाए हमारी कंट्री को जिसमें कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन और हिस्ट्री कॉमन रहे, ये सब चीज़ों को कॉमन रखा जाए। ठीक है,
तो आप लोगों ने देखा कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक ऐसा कंट्री जिसमें सभी लोगों का कल्चर एक ही हो, सभी लोग एक ही कल्चर फॉलो करते हो, सभी लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हो, सभी लोग एक ही ट्रेडिशन फॉलो करते हो, सबका इतिहास सेम हो, ताकि लोग अपने आप को एक कंट्री का मान सकें, सब एक दूसरे में एकता में आपस में जोड़ सकें। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमारी चीज़ें आगे बढ़ी तो हमारे इटाली में गियुसेppe मैज़िनी, ठीक है, गियुसेppe मैज़िनी जो थे वो मेन एक तरह के रेवोल्यूशनरी से, इन्होंने कहा कि हम जो बैठने वालों में से नहीं हैं। इटालियन रेवोल्यूशनरी एक इन्होंने पार्टी बनाई, ठीक है, और ये बन गया मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। उसका नाम था कार्बोनारी नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसके भी मेंबर ये बन गए ताकि वो अपना रेवोल्यूशनरी एक्शन उनके साथ मिलकर ले सके। और उन्होंने बनाया था इन्होंने खुद भी 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। एक यंग इटाली इन मार्सेलिस जगह थी हमारी फ्रांस में, वहाँ पर बनाई थी यंग इटाली इन मार्सेलिस, और एक बनाई थी इन्होंने यंग यूरोप इन बर्न। तो बर्न नाम की जगह पर, मार्सेलिस नाम की जगह पर उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बना ली थी ताकि लोग ये सबसे सब मिलकर रेवोल्यूशन कर सके और जो ये हमारा कंजर्वेटिज्म वाला सिस्टम है वो ख़त्म करके लिबरल सिस्टम लाया जाए जिसमें सभी लोग आज़ादी से इक्वलिटी से रह सकें। यही और जो गियुसेppe मैज़िनी की जो सोच क्या थी, वो बिलीव करता था इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। वो चाहता था कि जो इटली है एक अलग सा पार्ट बन जाए और उसमें सभी लोग एक ही तरह के लोग रहें, एक ही भाषा बोले, एक ही लैंग्वेज है, और इटली एक नया अलग कंट्री बनकर उभर कर सामने आए। तो ये प्लान था गियुसेppe मैज़िनी का। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें जो थी ये हमारे इस चैप्टर में फर्दर हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम डेट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा। तो मैंने पढ़ा था 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही हमारे फ्रांस में, यूरोप में एक नई लहर आई कि हाँ वहाँ पर सभी लोग थे वो इसके बारे में जान रहे हैं कि आज़ादी नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर धीरे धीरे फिर वहाँ पर कौन आ गया, कह सकते हैं डेमोक्रेसी आ गया। डेमोक्रेसी के बाद फिर वहाँ पर आ गया हमारे नेपोलियन आ गया। नेपोलियन ने 1799 से कैप्चर कर लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अच्छे से राज्य चलाया। 1804 में इन्होंने सिविल कोड भी लॉन्च किया। सिविल कोड लॉन्च किया, लोग बहुत खुश हुए। फिर लेकिन धीरे धीरे इसके बाद ये इसका जो रूल था वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा और 1815 के बाद 1815 में उसने बैटल ऑफ वाटरलू में वो हार गया। फिर 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना भी साइन कर ली गई थी, जिससे अब फ्रांस को आगे दोबारा से एक्सपैंड करने का मौका नहीं मिलने वाला था। ठीक है, और 1834 में फिर क्या हुआ, जॉलवेरिन नाम की एक हमारी कमेटी बनाई गई, जिससे क्या है कस्टम ड्यूटीज और सब चीज़ें जो है वहाँ से हटा दी गई पूरे यूरोप से। फ्रांस से फिर हटा दी गई थी। फ्रांस से क्या हुआ, फिर अब कोई भी कस्टम ड्यूटीज नहीं लगती थी, आसानी से कोई भी बिजनेस कर सकता था। सामान लाने ले जाने में कोई भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से जॉलवेरिन ने काम किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।